सुन भाई, लुक एट मी, स्टॉप स्क्रोलिंग फॉर अ सेकंड। हमें तुम्हारे लाइफ के अगले 10 साल के बारे में एक बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन करनी है। स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम 18 और 25 की एज के बीच में हो। तुम इंडियन हो, तुम शायद मिडिल क्लास हो और तुम टेरिफाइड हो। तुम ये अपने दोस्तों से एडमिट नहीं करोगे, अपने पेरेंट्स से तो बिल्कुल नहीं करोगे, लेकिन मुझे पता है तुम डरे हुए हो। तुम डरे हुए हो क्योंकि तुम अपने आसपास देखते हो और तुम्हें एक ऐसा सिस्टम दिखता है जो तुम्हें एक बैटरी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक फैक्ट्री वर्कर, एक ईएमआई स्लेव। तुम अपने सीनियर्स को ले ऑफ होते देख रहे हो, तुम इन्फ्लेशन को अपने फादर की पेंशन खाते देख रहे हो, और डीप डाउन एक आवाज है, ये जो अंदर की आवाज है ना, जो चिल्ला रही है, आई एम मेंट फॉर समथिंग मोर देन दिस। लेकिन तुम्हें नहीं पता वहां कैसे पहुंचना है। तुम रियल लाइफ नाम का वीडियो गेम सबसे हार्डेस्ट डिफिकल्टी सेटिंग पर खेल रहे हो, इंडिया मोड, वो भी बिना किसी ट्यूटोरियल के। डेविड सेंड्रा, जो फाउंडर्स पॉडकास्ट के होस्ट हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरी लाइफ बदल दी। वो कहते हैं, बायोग्राफीज आर द चीट कोड्स ऑफ हिस्ट्री। वो कहते हैं कि हजारों सालों से बिलियंस इंसान जिए, लड़े, फेल हुए और मर गए, लेकिन एक टाइनी फ्रैक्शन ने, उन 0.001% ने इसे समझ लिया। अलेक्जेंडर्स, रॉकफेलर्स, स्टीव जॉब्स, चाणक्याज। उन्होंने गेम सॉल्व कर लिया, और क्रेजी पार्ट पता है क्या है? उन्होंने आंसर्स लिख दिए, उन्होंने बुक्स में ब्लूप्रिंट्स छोड़ दिए। ज्यादातर लोग इन बुक्स को इग्नोर करते हैं। ज्यादातर लोग एनपीसीज यानी नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स हैं, वो स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं। स्कूल जाओ, डिग्री लो, प्लेसमेंट लो, गाड़ी खरीदो, शादी करो, मर जाओ। आज हम इस स्क्रिप्ट को जलाने वाले हैं। मैंने पिछले एक डेकेड में वेल्थ, पावर, साइकोलॉजी और वॉर पर लिखी गई 30 सबसे डेंजरस, पावरफुल और प्रैक्टिकल बुक्स को एनालाइज किया है। बुक्स जैसे द 48 लॉज ऑफ पावर, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द मिलियनेयर फास्ट लेन, मेडिटेशंस, एटॉमिक हैबिट्स। और मैं सिर्फ उन्हें समराइज नहीं करने वाला, मैं उन्हें अर्जुन नाम के एक लड़के की लाइफ में इंजेक्ट करने वाला हूं। अर्जुन तुम हो, अर्जुन मैं हूं, और अभी अर्जुन एक खाई की तरफ नींद में चल रहा है। अगली कुछ वीडियोस में हम अर्जुन को जहन्नुम से गुजारेंगे। हम उसे तोड़ेंगे, फिर से बनाएंगे, और इन 30 बुक्स को यूज करके उसे एक कंफ्यूज्ड लड़के से एक डेंजरस मर्द में बदल देंगे। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, मोटिवेशन कचरा है। ये तुम्हारी एग्जिस्टेंस के लिए एक स्ट्रैटेजी सेशन है। स्ट्रैप इन, लेट्स सेव अर्जुन। फेज 1, द फैक्ट्री एंड द इल्यूजन। अर्जुन से मिलो। वो 21 साल का है। वो पुणे या शायद बैंगलोर के किसी टीयर 2 कॉलेज में इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में है। और अर्जुन को एक बीमारी है। ये वही बीमारी है जो द आर्ट ऑफ लेजीनेस बुक में परफेक्टली डिस्क्राइब की गई है। अर्जुन को लगता है वो बिजी है। वो हमेशा पढ़ रहा है, हमेशा वरी कर रहा है, हमेशा प्लानिंग कर रहा है, लेकिन उसका कुछ काम नहीं हो रहा। वो उठता है, इंस्टाग्राम चेक करता है, बुरा फील करता है कि उसका स्कूल का दोस्त गोवा में है, लिंक्डइन चेक करता है, पैनिक फील करता है कि उसके बैचमेट का अमेजॉन में प्लेसमेंट हो गया है। वो अपनी बुक खोलता है, 2 पेजेस पढ़ता है, बोर हो जाता है, रील देखता है, गिल्टी फील करता है और सो जाता है। द आर्ट ऑफ लेजीनेस का ऑथर एक ब्रूटल बात कहता है। लेजीनेस का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे। लेजीनेस का मतलब ये है कि आप बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हो जो मैटर नहीं करती, ताकि आप उस एक चीज से बच सको जो सच में मैटर करती है। अर्जुन फेक बिजी है। वो रियलिटी से छुप रहा है। उसे लगता है कि अगर वो बस वर्क हार्ड करेगा और 4 एलपीए की जॉब ले लेगा तो उसकी लाइफ सेट है। वो भीड़ को फॉलो कर रहा है। और यहां आती है पीटर थील की मास्टरपीस, 0 to 1। पीटर थील कहते हैं, कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। इसे फिर से पढ़ो, कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। अर्जुन 10 लाख दूसरे इंजीनियर्स के साथ वही जेनेरिक जॉब के लिए compete कर रहा है। वो एक कॉपी बनने की कोशिश कर रहा है। वो वही गीक्स फॉर गीक्स के आंसर्स रट रहा है। वो वही टू डू लिस्ट ऐप प्रोजेक्ट बना रहा है। थील हमें सिखाते हैं कि अगर तुम वही करोगे जो बाकी सब कर रहे हैं, तो तुम्हें वही मिलेगा जो बाकी सबको मिल रहा है, जो 2025 में एंग्जाइटी और मीडियोक्रिटी है। अर्जुन को compete करना बंद करके क्रिएट करना शुरू करना होगा, लेकिन वो नहीं करता। वो इस फ्रेज से बहुत डरता है, लोग क्या कहेंगे। तो अर्जुन भीड़ को फॉलो करता है। उसे जॉब मिल जाती है। एक सर्विस बेस्ड आईटी कंपनी है, सैलरी 30,000 रुपीज महीना है। अर्जुन को किंग जैसा फील होता है। वो अपनी मॉम को कॉल करता है, माँ जॉब लग गई, सब खुश हैं। लेकिन यही वो मोमेंट है जब जाल बंद हो जाता है। द मनी ट्रैप, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। पहला महीना है, सैलरी अकाउंट में आती है, टिंग, 30,000 क्रेडिटेड। अर्जुन सबसे पहले क्या करता है? वो अपने क्रैक्ड एंड्रॉयड फोन को देखता है और कहता है, आई डिजर्व अ ट्रीट। वो स्टोर जाता है। वो एक आईफोन 15 प्रो खरीदता है, कैश पर नहीं, उसके पास कैश नहीं है, ईएमआई पर। नो कॉस्ट ईएमआई है ब्रो, फ्री मनी है, वो अपने दोस्तों को बताता है। फिर वो एक रॉयल एनफील्ड खरीदता है क्योंकि उसे ऑफिस जाते वक्त कूल दिखना है। अर्जुन ने रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड का कोर प्रिंसिपल तोड़ दिया है। ये पहला थप्पड़ है जो अर्जुन के मुंह पर पड़ना चाहिए। कियोसाकी एक सिंपल डेफिनेशन सिखाते हैं जो स्कूल्स नहीं सिखाते। एसेट वो चीज है जो तुम्हारी पॉकेट में पैसा डालती है। लायबिलिटी वो चीज है जो तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकालती है। अर्जुन को लगता है उसका आईफोन एक एसेट है। गलत।
वो हर सेकंड वैल्यू लूज कर रहा है और ईएमआई हर महीने उसकी पॉकेट से पैसा निकाल रही है। उसे लगता है उसकी बाइक एक एसेट है। गलत। पेट्रोल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, पैसा बाहर जा रहा है। अर्जुन चीजें नहीं खरीद रहा, वो स्टेटस खरीद रहा है। वो स्टेटस गेम खेल रहा है और जैसा नवाल रविकांत द एल्मेनाक ऑफ नवाल रविकांत में कहते हैं, प्ले स्टूपिड गेम्स, विन स्टूपिड प्राइजेस। स्टेटस गेम का प्राइज है डेट, यानी कर्जा। अर्जुन अब 22 साल का है। वो अमीर दिखता है, उसके पास फोन है, बाइक है, ब्रांडेड शूज हैं, लेकिन उसकी नेटवर्थ नेगेटिव है। वो पेचेक टू पेचेक जी रहा है। वो एक मेडिकल इमरजेंसी से बैंक्रप्सी की दूरी पर है। वो रैट रेस में एंटर कर चुका है। वो एक पहिए पर भाग रहा है, पसीना बहा रहा है, दिन में 10 घंटे काम कर रहा है, लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहा। उसे तुरंत मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़नी चाहिए। हाउसल लिखते हैं, वेल्थ वो है जो आपको दिखती नहीं। रिच होना मतलब फरारी चलाना। वेल्थ वो पैसा है जो आपने फरारी पर खर्च नहीं किया, जो आपके बैंक अकाउंट में बैठकर कंपाउंड हो रहा है और आपको फ्रीडम खरीद कर दे रहा है। अर्जुन ने लुकिंग रिच को बीइंग वेल्दी समझ लिया है। अर्जुन एक पार्टी में जाता है। वो एक सिंपल टी शर्ट वाले बंदे को देखता है और सोचता है, ये बंदा लूजर है। उसे नहीं पता कि उसके पास एक स्टार्टअप की इक्विटी है और उसकी नेटवर्थ 5 करोड़ है। अर्जुन दुनिया को सरफेस लेवल ऑप्टिक्स से जज करता है क्योंकि उसका दिमाग शैलो है। द टॉक्सिक ग्राइंड, लूजिंग द सोल। एज 23, नई जॉब का एक्साइटमेंट खत्म हो चुका है। अब कॉर्पोरेट चक्रव्यूह की रियलिटी सामने आती है। अर्जुन साइबर सिटी या वाइट फील्ड में अपने ऑफिस पहुंचने के लिए हर तरफ से 1.5 घंटे ट्रैवल करता है। वो एक क्यूबिकल में बैठता है। उसका बॉस मिस्टर शर्मा एक क्लासिक साइकोपैथ है। कल अर्जुन ने प्रेजेंटेशन खत्म करने के लिए रात 11 बजे तक काम किया। आज सुबह क्लाइंट मीटिंग में मिस्टर शर्मा खड़े हुए और बोले, सो मैंने ये स्ट्रैटेजी सोची है। उन्होंने क्रेडिट चुरा लिया। अर्जुन वहां स्टंड बैठा है। वो चिल्लाना चाहता है, वो कहना चाहता है, सर ये मेरा काम है, लेकिन वो चुप रहता है। वो अपना गुस्सा पी जाता है। बाद में वो अपने कलीग से कंप्लेन करता है, यार लाइफ कितनी अनफेयर है, मैंने इतनी मेहनत की। अर्जुन नईव है। वो बिना किसी हथियार के प्रेडेटर्स के जंगल में चल रहा एक बच्चा है। उसे रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर की जरूरत है। अर्जुन ने लॉ नंबर 1 तोड़ दिया, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपनी कॉम्पिटेंस बहुत खुले में दिखाकर उसने अपने बॉस को इनसिक्योर कर दिया, इसीलिए बॉस ने उसे क्रश कर दिया। वो लॉ नंबर 7 में भी फेल हो गया। दूसरों से काम करवाओ लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद लो। मिस्टर शर्मा इस लॉ को अर्जुन के खिलाफ परफेक्टली यूज कर रहे हैं। अर्जुन को लगता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक फैमिली है। हम एक फैमिली है, एचआर ने ओरिएंटेशन में कहा था। रॉबर्ट ग्रीन इस पर हंसते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड फैमिली नहीं, ये ईगोस का बैटलफील्ड है, ये मक्यावलियन है। अगर अर्जुन पावर डायनामिक्स को रीड करना नहीं सीखता कि किसके पास पावर है, कौन इनसिक्योर है, कौन सांप है, तो उसे जिंदा खा लिया जाएगा। वो डीमोटिवेटेड होकर अपनी डेस्क पर वापस जाता है। वो क्वाइट क्विटिंग शुरू कर देता है। वो बेयर मिनिमम काम करता है। इंस्टाग्राम खोलता है, स्क्रोल स्क्रोल स्क्रोल। उसने फोकस करने की एबिलिटी खो दी है। यहाँ कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क काम आती है। अर्जुन का दिमाग टिकटॉक और रील्स ने रीवायर कर दिया है। वो व्हाट्सएप चेक किए बिना 10 मिनट शांत नहीं बैठ सकता। कैल न्यूपोर्ट इसे शैलो वर्क कहते हैं। ऐसे काम जो दिमाग पर जोर नहीं डालते, लॉजिस्टिकल होते हैं और अक्सर डिस्ट्रैक्शन में किए जाते हैं। दुनिया डीप वर्क को रिवॉर्ड करती है, मुश्किल चीजों को जल्दी मास्टर करने की एबिलिटी। अगर अर्जुन इस 30,000 की सैलरी से बचना चाहता है तो उसे हाई लेवल कोडिंग या एआई या कॉपीराइटिंग सीखनी होगी। उसे पढ़ना होगा, लेकिन वो नहीं कर सकता। उसका दिमाग कचरा हो चुका है। वो खुद से कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है। झूठा। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स इस एक्सक्यूज को खत्म कर देती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल पर गिरते हैं। अर्जुन का एक गोल है, एक अच्छी जॉब पाना, लेकिन उसके पास कोई सिस्टम नहीं है। उसका सिस्टम है, उठो, कम्यूट करो, काम करो, कंप्लेन करो, नेटफ्लिक्स देखो, सो जाओ। उसके सिस्टम में स्किल एक्विजिशन के लिए कोई स्लॉट नहीं है। अगर अर्जुन डैरेन हार्डी की द कंपाउंड इफेक्ट पढ़ता तो उसे पता होता कि स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इक्वल्स रेडिकल डिफरेंस। अगर वो दिन में सिर्फ 30 मिनट पढ़ता, सच में पढ़ता, तो वो 2 साल में अपनी फील्ड के टॉप 1% में होता। लेकिन अर्जुन डू इट टुडे वर्सेस डू इट टुमारो के लूप में फंसा है। वो हमेशा कल को चुनता है, हमेशा कल। द क्वार्टर लाइफ क्राइसिस। एज 24, एक संडे की शाम। अर्जुन अपनी बैल्कनी या टेरेस पर बैठा है, सूरज ढल रहा है, उसके हाथ में एक बियर है और अचानक उसे सीने में दर्द होता है। हार्ट अटैक नहीं, एक पैनिक अटैक। वो अपनी लाइफ देखता है, ईएमआई उसे खा रही है, बॉस उसे हेट करता है, स्ट्रेस ईटिंग की वजह से उसका 10 किलो वेट बढ़ गया है, उसकी गर्लफ्रेंड शादी का हिंट दे रही है और वो मुश्किल से अपना किराया दे पा रहा है। वो सबसे डेंजरस सवाल पूछता है जो एक मर्द पूछ सकता है, क्या बस यही है? क्या लाइफ बस इतनी ही है? ये एबिस है, ये अंधेरा है। इस मोमेंट में अर्जुन वल्नरेबल है। वो एक विक्टिम जैसा फील करता है। मैं ही क्यों? मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में क्यों हुआ? गवर्नमेंट इतनी बुरी क्यों है? ट्रैफिक इतना बुरा क्यों है? उसे डेविड गॉगिन्स की कांट हर्ट मी से थप्पड़ पड़ने की जरूरत है।
गॉगिन्स अर्जुन को देखते और कहते, "हूज गोना कैरी द बोट सन?" अर्जुन सॉफ्ट है, उसने कंफर्ट की लाइफ जी है, उसे लगता है स्ट्रेस बुरा है। गॉगिन्स सिखाते हैं कि दिमाग को कैलिस बनाना ही बाहर निकलने का रास्ता है। यू हैव टू एम्ब्रेस द सक। अर्जुन मोटिवेशन का वेट कर रहा है। वो यूट्यूब पर 5 मिनट की मोटिवेशनल वीडियो देखता है, 20 मिनट के लिए पंप अप हो जाता है और फिर क्रैश हो जाता है। गॉगिन्स सिखाते हैं कि मोटिवेशन कचरा है, ड्राइव ही सब कुछ है। आप इसे इसलिए करते हैं क्योंकि आपको इसे करना ही है। लेकिन अर्जुन अभी गॉगिन्स के लिए रेडी नहीं है। वो बहुत टूटा हुआ है। उसे दर्द हैंडल करने के लिए एक फिलॉसफी चाहिए, उसे स्टॉइसिज्म चाहिए। वो मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस उठाता है। इमेजिन करो, मार्कस ऑरेलियस रोम का एम्परर था, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान। उसके पास लड़ने के लिए वॉर्स थीं, उसके लोग प्लेग से मर रहे थे, उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया और लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। और फिर भी उसने लिखा, आपके अपने दिमाग पर कंट्रोल है, बाहर की इवेंट्स पर नहीं। इसे समझो और तुम्हें ताकत मिल जाएगी। अर्जुन को रियलाइज होता है कि वो अपने बॉस को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता है। ये टर्निंग पॉइंट है, ये वहाँ है जहाँ हीरोज जर्नी सच में शुरू होती है। इससे पहले वो बस बह रहा था, अब वो जाग रहा है। वो विक्टर फ्रैंकल की मैन सर्च फॉर मीनिंग पढ़ता है। फ्रैंकल नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में बचे रहे। उन्होंने हर रोज लोगों को मरते देखा। उन्होंने सब कुछ खो दिया, लेकिन उन्होंने एक चीज रियलाइज की, एक मर्द से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, आखिरी ह्यूमन फ्रीडम, किसी भी सर्कमस्टांसेस में अपना एटीट्यूड चुनने की फ्रीडम। अगर फ्रैंकल कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मीनिंग ढूंढ सकते हैं, तो अर्जुन गुड़गांव में मीनिंग ढूंढ सकता है। द पिविट फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर। अर्जुन बदलने का डिसाइड करता है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काफी नहीं है। जैसा कि डेविड सेंड्रा फाउंडर्स पर कहते हैं, बिलीफ एबिलिटी से पहले आता है, लेकिन एबिलिटी को बिलीफ को फॉलो करना चाहिए। आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए। अर्जुन अभी स्लो लैंड पर है। वो एमजे डिमार्को की द मिलियनेयर फास्ट लैंड पढ़ता है। ये बुक उसकी रियलिटी को शैटर कर देती है। स्लो लैंड इक्वेशन है वेल्थ इक्वल्स जॉब प्लस मार्केट इन्वेस्टमेंट्स। ये टाइम पर रिलाई करता है। आप 40 इयर्स काम करते हैं, 10% सेव करते हैं और शायद तब अमीर होकर रिटायर होते हैं जब आप 65 के होते हैं और उसे एंजॉय करने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके होते हैं। डिमार्को अर्जुन पर चिल्लाते हैं, स्टॉप ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी। टाइम लिमिटेड है, आपके पास सिर्फ 24 आवर्स हैं। आप टाइम को स्केल नहीं कर सकते। जवानी में अमीर बनने के लिए आपको फास्ट लैंड इक्वेशन पर स्विच करना होगा। वेल्थ इक्वल्स नेट प्रॉफिट प्लस एसेट वैल्यू। आपको अपनी इनकम को अपने टाइम से अलग करना होगा। आपको एक प्रोड्यूसर बनना होगा, कंज्यूमर नहीं। अर्जुन अपनी लाइफ देखता है। वो नेटफ्लिक्स कंज्यूम करता है, इंस्टाग्राम कंज्यूम करता है, जोमैटो कंज्यूम करता है। वो प्रोड्यूस कुछ नहीं करता। उसे रियलाइज होता है कि उसे लेवरेज बिल्ड करने की जरूरत है। वो फिर से दी अल्मैनिक ऑफ नवाल रविकांत खोलता है। नवाल 4 तरह के लेवरेज के बारे में बात करते हैं। लेबर, यानी दूसरे लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। अर्जुन अभी ये अफोर्ड नहीं कर सकता। कैपिटल, यानी पैसा आपके लिए काम कर रहा है। अर्जुन के पास पैसा नहीं है। कोड, यानी सॉफ्टवेयर जो तब भी काम करता है जब आप सो रहे हो। मीडिया, यानी कंटेंट जो इन्फिनिटली स्केल होता है। अर्जुन को रियलाइज होता है कि उसके पास एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन है। उसके पास कोड और मीडिया तक एक्सेस है। परमिशनलेस लेवरेज। अर्जुन को किसी की परमिशन नहीं चाहिए यूट्यूब चैनल, ब्लॉग या कोड लिखने के लिए। वो एक साइड हसल शुरू करने का डिसाइड करता है। लेकिन क्या करें, उसके पास इतने सारे आइडियाज हैं। क्या मैं ड्रॉप शिपिंग करूं, क्या क्रिप्टो ट्रेड करूं, क्या एजेंसी शुरू करूं? वो चॉइस की वजह से पैरालाइज्ड हो गया है। उसे ग्रेग मैक्क्योन की एसेंशियलिज्म की जरूरत है। कम लेकिन बेहतर। अर्जुन 20 डायरेक्शंस में 1 मिलीमीटर मूव करने की कोशिश कर रहा है। उसे एक डायरेक्शन में 20 स्टेप्स मूव करने की जरूरत है। वो एक स्किल पर फोकस करने का डिसाइड करता है। मान लो डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग। वो कैल न्यूपोर्ट की सो गुड दे कांट इग्नोर यू का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है। अपने पैशन को फॉलो करना बंद करो। पैशन एक जाल है। पैशन तब आता है जब आप किसी चीज में अच्छे हो जाते हो। क्राफ्ट्समैन माइंडसेट अपनाओ। मैं दुनिया को क्या ऑफर कर सकता हूं, ना कि दुनिया मुझे क्या दे सकती है। अर्जुन नेटफ्लिक्स देखना बंद कर देता है। वो सुबह 5 बजे उठता है। द 5 AM क्लब, रॉबिन शर्मा। जब उसके रूममेट सो रहे होते हैं, अर्जुन सीख रहा होता है। जब उसके कलीग स्मोक ब्रेक्स ले रहे होते हैं, अर्जुन पॉडकास्ट सुन रहा होता है। जब उसके दोस्त सैटरडे नाइट को पार्टी कर रहे होते हैं, अर्जुन अपनी वेबसाइट बना रहा होता है। वो थका हुआ है, वो अकेला है। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। ओए, इलॉन मस्क बन गया क्या? क्यों इतना लोड ले रहा है? यहाँ आती है एन रैंड की द फाउंटेन हेड। अर्जुन हावर्ड रोआक के बारे में पढ़ता है। रोआक को परवाह नहीं कि दुनिया क्या सोचती है। वो अपने विजन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अर्जुन सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखता है, नापसंद किए जाने की एबिलिटी। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल लोगों की नज़र में इडियट दिखने के लिए तैयार रहना होगा। द फर्स्ट फेलियर। अर्जुन अपनी सर्विस लॉन्च करता है। वो अपनी स्किल्स बेचने की कोशिश करता है, कोई नहीं खरीदता। वो कोल्ड ईमेल्स भेजता है, कोई रिप्लाई नहीं। वो लिंक्डइन पर पोस्ट करता है, 0 लाइक्स। वो एक फेलियर जैसा फील करता है।
शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं, शायद मुझे बस अपनी जॉब ही करनी चाहिए। शक अंदर आता है, इम्पोस्टर सिंड्रोम। उसे स्टीवन प्रेसफील्ड की द वॉर ऑफ आर्ट चाहिए। प्रेसफील्ड ने दुश्मन का नाम रखा है रेजिस्टेंस। वो आवाज़ जो तुम्हारे दिमाग में कह रही है कि क्विट कर दो, वो रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस तभी आती है जब आप कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे होते हैं। फैक्ट ये है कि अर्जुन डर फील कर रहा है, इसका मतलब है वो सही रास्ते पर है। द एमेचर ट्वीट्स, द प्रो वर्क्स। अर्जुन प्रो बनने का फैसला करता है। उसे रियलाइज होता है कि उसका प्रोडक्ट प्रॉब्लम नहीं है, उसका ऑफर प्रॉब्लम है। वो एलेक्स होर्मोजी की $100 मिलियन ऑफर्स पढ़ता है। उसे रियलाइज होता है कि वो एक कमोडिटी बेच रहा था। मैं आपके लिए मार्केटिंग करूंगा, बोरिंग। वो इसे ग्रैंड स्लैम ऑफर में बदल देता है। मैं आपको 30 दिन में 20 क्वालिफाइड लीड्स दिलाऊंगा या आप मुझे ₹1 मत देना। रिस्क रिवर्सल, हाई वैल्यू। वो इसे क्लाइंट को पिच करता है। क्लाइंट रुकता है और कहता है ओके लेट्स ट्राई इट। अर्जुन को अपना पहला क्लाइंट मिल जाता है। वो ₹10,000 कमाता है। ये बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, ये उसकी सैलरी से कम है, लेकिन इमोशनली ये 100 करोड़ के बराबर है। क्योंकि अपनी लाइफ में पहली बार उसने सैलरी रिसीव नहीं की, उसने वैल्यू क्रिएट की। उसने अपना खाना खुद शिकार किया। वो 10,000 के नोट को देखता है। ये रेड पिल है। वो अब कभी वापस स्लीप वॉकर नहीं बन सकता। लेकिन गेम तो अभी शुरू हुआ है। क्योंकि पैसा बनाना एक बात है, उसे पास रखना, उसे बढ़ाना और उस प्रोसेस में अपना दिमाग ना खोना, वो एक अलग ही बीस्ट है। अर्जुन अब बिट्रियल, बर्नआउट और ईगो की सिडक्शन को फेस करने वाला है। वो फेज 2 में एंटर करने वाला है, द जंगल। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। अर्जुन अभी जागा है, लेकिन दुनिया उसे वापस सुलाने की कोशिश करेगी। पार्ट 2 में हम देखेंगे क्या होता है जब अर्जुन जीतना शुरू करता है और क्यों जीतना कभी कभी हारने से ज़्यादा डेंजरस होता है। हम ईगो इज द एनिमी, एंटी फ्रेजाइल और द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के डार्क ट्रूथ्स डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा अर्जुन जाग गया। उसने नींद में चलना बंद कर दिया। उसने द मिलियनेयर फास्ट लाइन पढ़ी। उसे रियलाइज हुआ कि सैलरी एक ऐसा नशा है जो तुम्हें तुम्हारे सपने भुलाने के लिए दिया जाता है। उसने एक साइड हसल शुरू किया। उसे अपना पहला क्लाइंट मिला। उसने अपनी नौकरी के बाहर अपने पहले ₹10,000 कमाए। और अब अर्जुन को बहुत अच्छा फील हो रहा है। इनफैक्ट उसे ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर यंग मैन मर जाते हैं। फिजिकली नहीं, बल्कि उनका पोटेंशियल मर जाता है। क्योंकि फेलियर सपनों को मारता है, हाँ, लेकिन लिटिल सक्सेस, एक छोटी सी कामयाबी, एक साइलेंट असैसिन होती है। अर्जुन अपनी 20s के सबसे खतरनाक फेज में एंटर करने वाला है। मैं इस फेज को कहता हूं द जंगल। जंगल में स्कूल के रूल्स काम नहीं आते। स्कूल में अगर तुम काम करोगे तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। जंगल में तुम सब कुछ सही करके भी जिंदा चबाए जा सकते हो। अर्जुन धोखा फेस करने वाला है। वो अपने खुद के ईगो का सामना करने वाला है। और वो स्ट्रगल फेस करने वाला है, फिल्म का वो हिस्सा जो वो इंस्टाग्राम पर नहीं दिखाते। अगर पार्ट 1 जागने के बारे में था, तो पार्ट 2 बड़ा होने के बारे में है। चलो अर्जुन के पास वापस चलते हैं। द ईगो ट्रैप। अर्जुन 24 साल का है। उसका साइड हसल, मान लो वो फ्रीलांस कॉपीराइटिंग या बेसिक वेब डेव कर रहा है। हर महीने एक्स्ट्रा ₹20,000 ला रहा है। अपनी सैलरी के साथ मिलाकर वो ₹60,000 कमा रहा है। उसके दिमाग में वो बेसिकली एलॉन मस्क बन चुका है। वो ऑफिस में अलग तरह से चलने लगता है। वो अपने बॉस मिस्टर शर्मा को देखता है और सोचता है, बुढ़ा बेवकूफ़, तुम यहाँ फंसे हुए हो, मैं जल्द ही जा रहा हूँ। अर्जुन अपनी मेन जॉब में सुस्त होने लगता है। वो लेट आता है, जल्दी निकल जाता है। वो ऑफिस आवर्स में व्हाट्सएप पर अपने फ्रीलांस क्लाइंट्स को रिप्लाई देने में बिताता है। उसे लगता है वो स्मार्ट है। उसे लगता है वो क्वाइट क्विटिंग कर रहा है। वो नए जॉर्डन्स खरीदता है। वो अपनी रॉयल एनफील्ड का एग्जॉस्ट अपग्रेड करवाता है। वो बार में अपने दोस्तों को ज्ञान देना शुरू करता है। भाई, जॉब में कुछ नहीं रखा, यू नीड अ साइड हसल। अर्जुन उस वायरस से इन्फेक्ट हो गया है जो रायन हॉलिडे ने ईगो इज द एनिमी में डिस्क्राइब किया है। रायन हॉलिडे हमें वॉर्न करते हैं, ईगो वो एनेस्थीसिया है जो बेवकूफ़ी के दर्द को ख़त्म कर देता है। अर्जुन बेवकूफ़ी कर रहा है, लेकिन उसका ईगो उस दर्द को सुन कर रहा है। उसे लगता है कि सिर्फ शुरुआत करने से ही वो पहुंच गया है। वो सफ़र की शुरुआत को सफ़र का अंत समझने की गलती कर रहा है। वो रॉबर्ट ग्रीन का फर्स्ट लॉ ऑफ पावर भूल गया है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। मिस्टर शर्मा अंधे नहीं हैं। वो अर्जुन का घमंड देख रहे हैं, फोकस की कमी देख रहे हैं। और मिस्टर शर्मा जंगल के खिलाड़ी हैं। वो कुछ नहीं कहते, वो मुस्कुराते हैं, वो वेट करते हैं। अर्जुन को लगता है वो प्लेयर है। उसे यह एहसास नहीं है कि वो खुद एक खिलौना बन चुका है। द बिट्रेयल, ऑफिस पॉलिटिक्स। एक नया कैरेक्टर आता है, राहुल। राहुल अर्जुन का कलीग है। वो उसके बगल में बैठता है। राहुल पोलाइट है। वो सबके लिए कॉफ़ी लाता है। वो अर्जुन से एडवाइस मांगता है, भाई तो ये फ्रीलांस कैसे करता है, मुझे भी सिखाना। अर्जुन ईगो में चूर होकर राहुल को सब बता देता है। वो उसे अपने क्लाइंट्स दिखाता है। वो बताता है कि वो ऑफिस आवर्स में अपना टाइम कैसे हैंडल करता है। वो राहुल से मिस्टर शर्मा की बुराई करता है या शर्मा जी को कुछ नहीं आता। अर्जुन को लगता है राहुल उसका दोस्त है।
अर्जुन ने द 48 लॉज ऑफ पावर नहीं पढ़ी, स्पेसिफिकली लॉ नंबर 2, दोस्तों पर कभी ज़्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो। एक मंडे सुबह अर्जुन ऑफिस आता है, उसे कैबिन में बुलाया जाता है। एचआर वहाँ है, मिस्टर शर्मा वहाँ है और राहुल राहुल वहाँ बैठा है, नीचे देख रहा है। मिस्टर शर्मा टेबल पर एक फाइल स्लाइड करते हैं, उसमें स्क्रीनशॉट्स हैं, अर्जुन के फ्रीलांस काम के स्क्रीनशॉट्स जो ऑफिस आवर्स में किए गए थे, उसके चैट्स के स्क्रीनशॉट्स जहां वो बॉस की बुराई कर रहा था। राहुल ने सिर्फ चुगली नहीं की, राहुल ने सब डॉक्यूमेंट किया। राहुल को अर्जुन की पोजीशन चाहिए थी और उसने ले ली। अर्जुन को फायर कर दिया जाता है या रिजाइन करने पर मजबूर किया जाता है। वो एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेकर ऑफिस से बाहर निकलता है। वो शॉक में है, राहुल तो मेरा दोस्त था, वो ऐसा कैसे कर सकता है। अर्जुन, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। तुम्हें तुरंत रॉबर्ट ग्रीन की द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर पढ़नी चाहिए, स्पेसिफिकली द मास्क वाला चैप्टर। रॉबर्ट ग्रीन हमें सिखाते हैं कि हर कोई एक मास्क पहनता है। वो पोलाइट चेहरा जो राहुल ने दिखाया, वो एक मास्क था, उसके नीचे जलन थी, एम्बिशन था। अर्जुन ने अपनी नाइविटी राहुल पर प्रोजेक्ट की। उसने सोचा, मैं एक अच्छा बंदा हूं तो वो भी एक अच्छा बंदा होगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोगों को उनके एक्शन से जज करो, उनके वर्ड से कभी नहीं। अर्जुन टूट चुका है, उसकी पक्की सैलरी गई, उसका रिच बॉय वाला एहसास गया, आईफोन और बाइक की ईएमआई वहीं की वहीं है। वो घर जाता है, रोता है, एक विक्टिम जैसा फील करता है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। द डिप। अर्जुन अब फुल टाइम अपने साइड हसल पर है, मर्जी से नहीं, मजबूरी से। और गेस क्या होता है, जिस मोमेंट उसे पैसे की जरूरत होती है, क्लाइंट्स आना बंद हो जाते हैं। उसका मेन क्लाइंट कैंसिल कर देता है, बजट कट्स वो कहते हैं। अर्जुन 0 रुपए कमा रहा है। वो 100 ईमेल्स भेजता है, कोई रिप्लाई नहीं। वो लिंक्डइन पर पोस्ट करता है, कोई इंगेजमेंट नहीं। ये है द डिप। सेथ गॉर्डन ने एक छोटी सी किताब लिखी है, द डिप, जो इसी मोमेंट को एक्सप्लेन करती है। द डिप शुरुआत और महारत के बीच का वो लंबा मुश्किल रास्ता है। जब आप कुछ शुरू करते हैं तो मजा आता है, वो हनीमून फेज होता है। फिर रियलिटी सामने आती है, काम मुश्किल हो जाता है, बोरिंग, डरावना। वो है द डिप। सेथ गॉर्डन कहते हैं, द डिप ही वजह है कि तुम्हारा फ्रीलांस करियर वैल्यूएबल है। अगर ये आसान होता तो हर कोई करता और इसकी कोई कीमत नहीं होती। ज़्यादातर लोग द डिप में छोड़ देते हैं, वो वापस जॉब मार्केट में चले जाते हैं, वो सैलरी कट लेते हैं, वो मिस्टर शर्मा जैसे लोगों से माफ़ी मांगते हैं। अर्जुन जॉब अप्लाई करने के बारे में सोचता है, उसके पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं, बेटा शादी कैसे होगी, जॉब ढूंढ लो। वो एक पुल पर खड़ा है, एक तरफ एक मीडियोकर लाइफ की सेफ्टी है, द जॉब, दूसरी तरफ ग्रेटनेस का डर भरा अनजान रास्ता है, द बिजनेस। उसे चुनना है। उसे नवाल रविकांत की दी एल्मेनैक ऑफ नवाल रविकांत का एक कोट याद आता है, अभी दुख सह लो और बाकी की जिंदगी एक चैंपियन की तरह जियो। अर्जुन ना छोड़ने का फैसला करता है, वो लड़ने का फैसला करता है। लेकिन उसे एहसास होता है कि सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है। मेहनत तो वो अपनी जॉब में भी कर रहा था। उसे लेवरेज चाहिए, उसे स्किल्स चाहिए। द वॉर टाइम माइंडसेट। अर्जुन को रियलाइज होता है कि वो एक जंग में है, गरीबी से जंग, मीडियोक्रिटी से जंग, अपनी डर से जंग। वो सुनजू की भी आर्ट ऑफ वॉर उठाता है। सुनजू कहते हैं, जीतने वाले योद्धा पहले जीतते हैं और फिर जंग में जाते हैं, जबकि हारने वाले योद्धा पहले जंग में जाते हैं और फिर जीत ढूंढते हैं। अर्जुन बिना प्लान के जंग में जा रहा था, वो बस कोशिश कर रहा था। वो बैठता है, वो बिजी वर्क बंद करता है, वो स्ट्रैटेजी शुरू करता है, वो अपने मार्केट को एनालाइज करता है। पैसा किसके पास है, वो खरीद क्यों नहीं रहे। उसे एहसास होता है कि उसे बेचना नहीं आता, उसे काम करना आता है, कोडिंग या राइटिंग, लेकिन उसे काम बेचना नहीं आता। वो रॉबर्ट सियाल्डिनी की इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन पढ़ता है। वो इन्फ्लुएंस के 6 हथियार सीखता है। रेसिप्रोसिटी, पहले वैल्यू दो। स्कैर्सिटी, हमेशा अवेलेबल मत रहो। अथॉरिटी, एक्सपर्टीज दिखाओ। कंसिस्टेंसी, छोटे कमिटमेंट्स लो। लाइकिंग, रिलेटेबल बनो। सोशल प्रूफ, टेस्टिमोनियल्स दिखाओ। अर्जुन अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है। काम की भीख मांगने के बजाय प्लीज सर मुझे एक मौका दो, वो रेसिप्रोसिटी का इस्तेमाल करता है। वो एक पोटेंशियल क्लाइंट ढूंढता है, उनकी वेबसाइट एनालाइज करता है, उसे एक गलती मिलती है, वो उसे ठीक कर देता है, वो उसे फ्री में भेज देता है। हाय, मैंने आपकी साइट पर यह बग नोटिस किया, इसकी वजह से आपके कस्टमर्स कम हो रहे थे, मैंने इसे फिक्स कर दिया है, ये रहा कोड, कोई चार्ज नहीं है। क्लाइंट शॉक हो जाता है, कोई भी फ्री में वैल्यू नहीं देता। रेसिप्रोसिटी शुरू हो जाती है, क्लाइंट को रिप्लाई देने की मजदूरी फील होती है। वो एक कॉल पर आते हैं, द नेगोशिएशन। अब अर्जुन कॉल पर है, क्लाइंट उसे हायर करना चाहता है। ओके, हमें तुम्हारा काम पसंद आया, लेकिन तुम्हारी 50,000 की प्राइस बहुत ज़्यादा है, हम 20,000 दे सकते हैं। पुराना अर्जुन कहता, ओके सर, डन, थैंक यू सर। नया अर्जुन ने क्रिस वॉस की नेवर स्प्लिट द डिफरेंस पढ़ी है। क्रिस वॉस एक FBI हॉस्टेज नेगोशिएटर थे। वो डिस्काउंट्स के लिए नहीं, लोगों की जान के लिए नेगोशिएट करते थे। अर्जुन मिररिंग नाम की एक टेक्निक इस्तेमाल करता है। क्लाइंट, हम सिर्फ 20 के दे सकते हैं। 20 के? एक सवाल की तरह, शांत आवाज में। हाँ, तुम तो जानते हो बजट टाइट हैं। बजट टाइट हैं?
अगले क्वार्टर के लिए कुछ बजट है, लेकिन अभी। फिर अर्जुन लेबलिंग इस्तेमाल करता है। ऐसा लगता है कि आप क्वालिटी को वैल्यू देते हैं, लेकिन अभी आप पर कॉस्ट्स कम रखने का प्रेशर है। एग्जैक्टली। अर्जुन ने एम्पैथी क्रिएट कर दी है। दैट्स राइट, क्लाइंट कहता है। फिर अर्जुन एक कैलिब्रेटेड क्वेश्चन फेंकता है। वो नो नहीं कहता, वो पूछता है, मैं वो कैसे कर सकता हूँ? हाउ एम आई सपोज टू डू दैट? सर, अगर मैं ये प्रोजेक्ट 20K में करूंगा तो मुझे जल्दीबाजी करनी पड़ेगी। मैं इसे वो अटेंशन नहीं दे पाऊंगा जो इसे वो ROI देने के लिए चाहिए जो आप चाहते हैं। मैं इस प्राइस पर एक्सलेंस कैसे डिलीवर कर सकता हूँ? क्लाइंट रुक जाता है। ओके, 40K, ये फाइनल ऑफर है। अर्जुन ने सिर्फ 3 मिनट की कॉन्वर्सेशन में अपनी इनकम डबल कर ली, मेहनत बढ़ाकर नहीं, वर्ड्स को हथियार की तरह इस्तेमाल करके। द स्ट्रगल, द हार्ड थिंग। अर्जुन को डील मिल जाती है, 40K, फिर एक और 50K, फिर एक और। वो एक इंटर्न हायर करता है। वो एक छोटी सी कोवर्किंग डेस्क रेंट करता है। वो सोचता है कि ओके, अब मैं एक CEO हूँ। फिर डिजास्टर होता है। फ्राइडे की रात सर्वर क्रैश हो जाता है। उसका इंटर्न गलती से क्लाइंट का डेटाबेस डिलीट कर देता है। क्लाइंट फोन पर चिल्ला रहा है, मैं तुम पर केस कर दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अर्जुन को पसीना आ रहा है। वो सांस नहीं ले पा रहा। रात के 3 बजे हैं। वो ऑफिस में अकेला है। इंटर्न रोने के बाद घर जा चुका है। अर्जुन को उल्टी जैसा फील हो रहा है। वो बेन हॉरोविट्स की द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स खोलता है। बेन हॉरोविट्स कहते हैं, स्ट्रगल वो है जब तुम सोचते हो कि तुमने कंपनी शुरू ही क्यों की थी। स्ट्रगल वो है जब लोग तुमसे पूछते हैं कि तुम छोड़ क्यों नहीं देते और तुम्हें जवाब नहीं पता होता। स्ट्रगल वहीं से है जहां से ग्रेटनेस आती है। अर्जुन को रियलाइज होता है कि कोई सीक्रेट नहीं है, कोई पैसिव इनकम नहीं है, सिर्फ स्ट्रगल है। उसे एहसास होता है कि एक CEO का काम कूल बनना नहीं है, एक CEO का काम कांच खाना और गहरी खाई में घूरना है। वो पैनिक करना बंद करता है। वो वॉर टाइम मोड में एंटर करता है। पीस टाइम CEO focuses on culture and good meetings. वॉर टाइम CEO focuses on survival. गोली को निशाने पर लगना ही होगा। अर्जुन क्लाइंट को कॉल करता है। वो बहाने नहीं बनाता। सर, हमसे गलती हुई, मेरी गलती है। जब तक ये ठीक नहीं होता मैं सोने नहीं वाला, और मैं आपकी पिछले महीने की फीस रिफंड कर दूंगा। वो एक्सट्रीम ओनरशिप लेता है। जॉको विलिंग्स एक्सट्रीम ओनरशिप। वो लगातार 48 घंटे काम करता है। वो डेटाबेस फिक्स करता है। वो डेटा रिकवर करता है। क्लाइंट अभी भी गुस्सा है, लेकिन वो केस नहीं करता। वो उसकी मेहनत यानी हसल की रिस्पेक्ट करता है। अर्जुन ऑफिस के फ्लोर पर सो जाता है। जब वो उठता है, वो बदल चुका है। वो लड़का जो कूल दिखने के लिए रॉयल एनफील्ड खरीदता था, मर गया है। वो मर्द जो अपनी जुबान रखने के लिए फ्लोर पर सोता है, पैदा हो गया है। एंटी फ्रेजिलिटी। अर्जुन अब 26 साल का है। उसने धोखा झेला, गरीबी झेली, केस की धमकी झेली। उसने अपने जख्मों को देखा। उसे एहसास हुआ कि स्ट्रेस ने उसे मारा नहीं, उसने उसे और मजबूत बना दिया। वो नसीम निकलस तालेब की एंटी फ्रेजाइल पढ़ता है। फ्रेजाइल, स्ट्रेस में टूट जाता है जैसे कांच। रोबस्ट, स्ट्रेस को झेल लेता है जैसे पत्थर। एंटी फ्रेजाइल, स्ट्रेस के नीचे और बेहतर हो जाता है जैसे मसल। अर्जुन को रियलाइज होता है कि वो एंटी फ्रेजाइल लाइफ बिल्ड कर रहा है। जब उसके पास जॉब थी वो फ्रेजाइल था। मिस्टर शर्मा का एक फैसला और वो 0 पर था। अब उसके पास 5 क्लाइंट्स हैं। अगर एक जाता है तब भी वो ठीक है। उसके पास स्किल्स हैं। अगर उसका बिजनेस फेल होता है वो कल दूसरा शुरू कर सकता है। अब वो केओस से नहीं डरता, वो उसका स्वागत करता है। वो इंडियन इकोनॉमी को देखता है। इन्फ्लेशन, रिसेशन, AI जॉब्स ले रहा है। अर्जुन मुस्कुराता है। अच्छा है, वो सोचता है, केओस एक सीढ़ी है, गेम ऑफ थ्रोन्स का रेफरेंस। जब बाकी सब पैनिक कर रहे होंगे, मैं अडैप्ट करूंगा, मैं बिल्ड करूंगा। प्रिपेयरिंग फॉर द समिट। अर्जुन अब स्टेबल है। वो हर महीने 1.5 लाख रुपए कमा रहा है। उसके पेरेंट्स खुश हैं, बेटा आप शादी कर ले। लेकिन अर्जुन जानता है कि उसका काम खत्म नहीं हुआ। उसने पैसा यानी लेवल 1 जीत लिया है, लेकिन उसने टाइम यानी लेवल 2 नहीं जीता। वो अभी भी दिन में 16 घंटे काम कर रहा है। वो अपने ही बिजनेस का गुलाम है। अगर वो काम रोक देगा तो पैसा रुक जाएगा। उसे माइकल गर्बर की द ई-मिथ रीविजिटेड याद आती है। अगर तुम्हारा बिजनेस तुम पर डिपेंड करता है तो तुम बिजनेस के मालिक नहीं, तुम एक नौकरी करते हो, और ये दुनिया की सबसे बुरी नौकरी है, क्योंकि तुम एक पागल यानी खुद के लिए काम करते हो। अर्जुन को खुद को फायर करना होगा। उसे सिस्टम्स बनाने होंगे, उसे स्केल करना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसे हिस्ट्री को समझना होगा, क्योंकि पैसा बनाना एक बात है, उसे संभाल कर रखना दूसरी बात। अर्जुन एक्ट 3 में एंटर करने वाला है, द समिट, जहां वो वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर और स्टोइक से मिलेगा। वो कंपाउंडिंग, मेंटल मॉडल्स और इस आखिरी सवाल के बारे में सीखेगा, क्या काफ़ी है, व्हाट इज़ इनफ। दोस्तों, अर्जुन अभी भी जंग में है। उसने सीखा कि कॉर्पोरेट दुनिया एक जंगल है। उसने सीखा कि दोस्त इश्युस्त बन सकते हैं। उसने सीखा कि नेगोशिएशन एक सुपर पावर है, और उसने सीखा कि जहन्नम से निकलने का एक ही रास्ता है, बस चलते रहो। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप ईगो ट्रैप में फंसे हैं? क्या आपको थोड़ी सी सफलता मिली, एक नई जॉब, एक छोटी सी हाइक, और आपने सीखना बंद कर दिया? या आप द डिप में हैं? क्या आप बिना रिजल्ट्स के मेहनत कर रहे हैं और छोड़ने का सोच रहे हैं?
अगर आप द डिप में हैं तो मुबारक हो, आप रास्ते पर हैं। छोड़ना मत, स्ट्रैटेजी, नेगोशिएशन, रेजिलियंस, इन चीट कोड्स को अप्लाई करो। पार्ट 3 में हम अर्जुन को एक हसलर से एक सॉवरन इंडिविजुअल बनाएंगे। हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द एल्मेनैक ऑफ नवल रविकांत और ऐसी वेल्थ बनाने के बारे में बात करेंगे जो जेनरेशंस तक चले। जब तुमने पार्ट 2 देखा है तो तुम जानते हो अर्जुन जंगल से बच निकला, उसे फायर किया गया, उसने द डिप का सामना किया, वो एक वॉर टाइम सीईओ की तरह लड़ा और अब 27 साल की उम्र में वो महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा है। उसके कॉलेज के दोस्तों के लिए वो एक राजा है, उसके पेरेंट्स के लिए वो सेटल्ड है, लेकिन अंदर से अर्जुन एक धीमी मौत मर रहा है। वो एक ऐसे जाल में फंस गया है जिसे मॉर्गन हाउसल ने द साइकोलॉजी ऑफ मनी में डिस्क्राइब किया है। इसे कहते हैं मैन इन द कार पैराडॉक्स। अर्जुन ने एक बड़ी गाड़ी खरीदी, शायद एक जीप कॉम्पर्स या सेकेंड हैंड BMW। वो इसे इसलिए चलाता है क्योंकि वो सोचता है लोग मुझे देखेंगे और सोचेंगे मैं कामयाब हूँ। लेकिन जब लोग गाड़ी देखते हैं वो अर्जुन को नहीं देखते, वो गाड़ी को देखते हैं और खुद को उसमें इमेजिन करते हैं। किसी को अर्जुन की चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने सपनों की परवाह करते हैं। अर्जुन के पास पैसा है लेकिन उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं है। वो सुबह 7 बजे उठ रहा है और रात के 2 बजे सो रहा है। वो संडे को क्लाइंट ईमेल्स के रिप्लाई दे रहा है। वो टैक्सेस को लेकर स्ट्रेस्ड है। वो क्लाइंट्स खोने के डर में है। वो पहाड़ पर तो चढ़ गया लेकिन उसे रियलाइज़ हुआ कि वो चोटी पर पहुँच कर भी एक ट्रेडमिल पर खड़ा है। वो रिच है लेकिन वो वेल्दी नहीं है। और पार्ट 3 में हम अर्जुन को इसका फ़र्क सिखाएंगे। हम उसे एक बिजी फूल से एक सॉवरन इंडिविजुअल बनाएंगे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, फ्रीडम। अर्जुन एक दोस्त की शादी में जाता है। वो एक पुराने अंकल से मिलता है, मान लो मिस्टर राव। मिस्टर राव ने कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने हैं, वो एक सिंपल होंडा सिटी चलाते हैं, लेकिन मिस्टर राव बहुत शांत दिखते हैं। अर्जुन उनसे पूछता है, अंकल आप क्या करते हैं? मिस्टर राव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो मेरा मन करे। अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है। मिस्टर राव उसे द साइकोलॉजी ऑफ मनी का कोर लेसन समझाते हैं। वेल्थ की सबसे बड़ी फॉर्म ये है कि आप हर सुबह उठकर कह सकें कि मैं आज जो चाहे वो कर सकता हूँ। अर्जुन को रियलाइज़ होता है कि उसके 2 लाख रुपए महीना असल में कर रिश्वत है। मार्केट उसे अपना कैलेंडर कंट्रोल करने के बदले पैसे देता है। हाउसल लिखते हैं, पैसे की सबसे बड़ी इंट्रिंसिक वैल्यू, और इससे ज़्यादा जोर नहीं दिया जा सकता, ये है कि वो आपको आपके वक्त पर कंट्रोल देता है। अर्जुन अपना बैंक बैलेंस देखता है। उसके पास सेविंग्स हैं, लेकिन उसने आज़ादी नहीं खरीदी, उसने लाइफस्टाइल क्रीप खरीदी है। वो सक्सेस की अपनी डेफिनेशन बदलने का फैसला करता है। सक्सेस 5 लाख रुपए महीना नहीं है, सक्सेस ऑटोनॉमी, स्वायत्तता है। लेकिन कैसे? अब वक्त को पैसे से अलग कैसे करते हैं? उसे आज के ज़माने के फिलोसोफर किंग से मिलना होगा, नवल रविकांत से। द एल्मेनैक ऑफ नवल, लेवरेज। अर्जुन द एल्मेनैक ऑफ नवल रविकांत खोलता है। ये कोई किताब नहीं है, ये मॉडर्न इंटरनेट एज की बाइबल है। नवल अर्जुन को एक सिंपल सच से थप्पड़ मारते हैं, तुम अपना वक्त किराए पर देकर कभी अमीर नहीं बनोगे। अर्जुन एक सर्विस बिजनेस चला रहा है, वो घंटों को रुपयों में ट्रेड कर रहा है। अगर वो टाइपिंग रोक देगा तो रुपए आना रुक जाएंगे। नवल स्पेसिफिक नॉलेज और लेवरेज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। नवल कहते हैं अपने दिमाग से कमाओ, अपने वक्त से नहीं। वो फिर से 4 तरह के लेवरेज समझाते हैं, लेकिन इस बार अर्जुन उन्हें गहराई से समझता है। लेबर, लोगों को हायर करना, पुरानी दुनिया। कैपिटल, पैसा इन्वेस्ट करना, वॉल स्ट्रीट। कोड, सॉफ्टवेयर लिखना, नई दुनिया। मीडिया, कंटेंट क्रिएट करना, नई दुनिया। अर्जुन को रियलाइज होता है कि वो बिजनेस के अंदर काम कर रहा है, बिजनेस पर नहीं। वो अपने सर्विस को प्रोडक्टाइज करने का फैसला करता है। मैं तुम्हारे लिए कोड लिखूंगा के बजाय वो सोचता है मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर टेम्पलेट बनाऊंगा जिसे मैं 1000 बार बेच सकूं। कोड रोबोट्स की वो फौज है जो तब भी काम करती है जब आप सो रहे होते हैं। अर्जुन एक SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या एक डिजिटल कोर्स बनाना शुरू करता है। वो 3 महीने बिना किसी पे के कड़ी मेहनत करता है। ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन है। वो लॉन्च करता है, पहला महीना 5000 रुपये। वो निराश होता है, मैं एक क्लाइंट से इससे ज़्यादा कमा लेता हूँ। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसने वो 5000 रुपये तब कमाए जब वो फिल्म देख रहा था। वो 5000 रुपये उसकी 10 लाख रुपए की सैलरी से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि वो वक्त से जुड़े हुए नहीं है। मगर अर्जुन के पास अभी भी क्लाइंट्स हैं मैनेज करने के लिए। वो काम में डूब रहा है, उसे हायर करने की ज़रूरत है, लेकिन वो डरा हुआ है। कोई भी इसे मेरे जितना अच्छा नहीं कर सकता, वो सोचता है। इंडियंस प्रोफेशनल नहीं होते, वो कंप्लेन करता है। उसे वो किताब पढ़नी चाहिए जिसने ये सब शुरू किया, एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस 1776। ज़्यादातर लोग सोचते हैं ये एक बोरिंग इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक है। ये नहीं है, ये स्केल करने का मैनुअल है। एडम स्मिथ पिन फैक्ट्री के बारे में बताते हैं। एक आदमी जो पिन बना रहा है वो दिन में शायद 1 या 2 पिन बना पाएगा, लेकिन अगर आप काम को बांट दें, एक आदमी तार खींचता है, दूसरा उसे सीधा करता है, तीसरा उसे काटता है, चौथा उसे पॉइंट करता है, तो 10 आदमी दिन में 48,000 पिन्स बना सकते हैं। लेसन, डिवीजन ऑफ लेबर इक्वल टू एक्सपोनेंशियल प्रोडक्टिविटी। अर्जुन CEO, सेल्समैन, कोडर और जैनिटर सब बनने की कोशिश कर रहा है। एडम स्मिथ उस पर चिल्लाते हैं, स्पेशलाइजेशन ही वेल्थ की चाबी है।
अर्जुन अपना पहला एम्प्लॉय हायर करता है, कोई असिस्टेंट नहीं, एक स्पेशलिस्ट। वो अपने प्रोसेसेस को डॉक्यूमेंट करता है, वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाता है। उसे रियलाइज होता है कि टीम बनाना कोई खर्च नहीं, ये उसकी अपनी मानसिक शांति में एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उसे गिल्टी फील होता है, क्या वो लोगों का फायदा उठा रहा है? वो पीटर क्रुपॉटकिन की द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रेड पढ़ता है। अब ये एक कर्व बॉल है। क्रुपॉटकिन एक अनार्किस्ट कम्युनिस्ट थे। एक एंटरप्रेन्योर इसे क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि अर्जुन को बैलेंस चाहिए। क्रुपॉटकिन आर्ग्यू करते हैं कि सबका भला ही गोल होना चाहिए। अर्जुन को रियलाइज होता है कि उसे सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बनानी चाहिए, उसे एक कम्युनिटी बनानी चाहिए। वो अपने एम्प्लॉयज़ को मार्केट रेट से ज़्यादा पे करने का फैसला करता है। वो प्रॉफिट्स शेयर करने का फैसला करता है। वो सीखता है कि अगर आप उन लोगों का पेट भरते हैं जो आपका पेट भरते हैं, तो आप एक एम्पायर बनाते हैं। अगर आप उन्हें भूखा रखते हैं तो आप एक टिकिंग बॉम्ब बनाते हैं। द मैवरिक, ब्रेकिंग द रूल्स। अर्जुन की छोटी टीम बढ़ रही है, लेकिन ऑफिस का वाइब बोरिंग है। हर कोई 9 to 5 कर रहा है। अर्जुन इसे हेट करता है। उसने कॉर्पोरेट दुनिया इससे बचने के लिए छोड़ी थी और अब उसने वही फिर से बना दी है। वो रिकार्डो सेमलर की द मैवरिक पढ़ता है। रिकार्डो सेमलर ने ब्राज़ील में अपने पिता की कंपनी संभाली और हर रूल तोड़ दिया। उन्होंने एम्प्लॉयज़ को अपनी सैलरी खुद सेट करने दी, उन्हें अपने घंटे खुद चुनने दिए, उन्होंने एचआर डिपार्टमेंट को फायर कर दिया और कंपनी 600% बढ़ी। क्यों? रैडिकल ट्रस्ट की वजह से। सेमिलर कहते हैं अगर आप लोगों के साथ बड़ों जैसा बिहेव करेंगे तो वो बड़ों जैसा एक्ट करेंगे। अगर आप उनके साथ बच्चों जैसा बिहेव करेंगे तो वो बच्चों जैसा एक्ट करेंगे। अर्जुन घंटे ट्रैक करना बंद कर देता है। वो अपनी टीम से कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप गोवा से काम करें या अपने बेड से, मुझे आउटपुट से मतलब है। अचानक से एनर्जी बदल जाती है। उसकी टीम ओनरशिप लेने लगती है। वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट हो रही है, उन पर पहरा नहीं बिठाया जा रहा। अर्जुन ने दिल्ली में सेमको स्टाइल अनलॉक कर दिया है। द पैनिक, हिस्ट्री एंड सेपियंस। उम्र 28, अर्जुन उड़ रहा है, पैसा बरस रहा है, लेकिन फिर मार्केट क्रैश होता है। शायद ये रिसेशन है, शायद एआई उसकी इंडस्ट्री को थ्रेट दे रहा है, शायद कोई जंग शुरू हो जाती है। अर्जुन पैनिक करता है, सब खत्म हो गया, मैं सब खो दूंगा। वो हर 5 मिनट में न्यूज़ चेक कर रहा है। उसकी एंग्जाइटी वापस आ गई है। उसे विल और एरियल ड्यूरांट की द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री की जरूरत है। ये किताब 5000 साल की हिस्ट्री को 100 पेजेस में समेट देती है। ड्यूरांट्स उसे सिखाते हैं हिस्ट्री खुद को रिपीट नहीं करती, लेकिन ये मिलती जुलती जरूर है। क्राइसिस नॉर्मल है, जंग नॉर्मल है, इन्फ्लेशन नॉर्मल है। वक्त की शुरुआत से दुनिया खत्म हो रही है और फिर भी हम अभी भी यहाँ हैं। दुनिया टूट नहीं रही है, ये रीसेट हो रही है। अर्जुन जूम आउट करता है। वो 1 ईयर चार्ट के बजाय 100 ईयर चार्ट देखता है। उसे रियलाइज होता है कि ऑप्टिमिज्म एक ड्यूटी है। पेसिमिस्ट सुनने में स्मार्ट लगते हैं, लेकिन ऑप्टिमिस्ट्स पैसे बनाते हैं। वो इसे युवाल नोआ हरारी की सेपियंस के साथ जोड़ता है। हरारी समझाते हैं कि लगभग हर वो चीज़ जिसकी अर्जुन को चिंता है, इकोनॉमी, एलएलसी, स्टॉक मार्केट, ये सब सिर्फ इंटर सब्जेक्टिव मिथ्स हैं। ये वो कहानियां हैं जिनमें हम सब ने यकीन करने का फैसला किया है। पैसा सिर्फ एक कहानी है, एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। अगर ये सिर्फ एक कहानी है तो अर्जुन को रियलाइज होता है कि वो इसे फिर से लिख सकता है। वो सिस्टम को इतना सीरियसली लेना बंद कर देता है। उसे रियलाइज होता है कि वो स्पेस में घूम रहे एक पत्थर पर एक नंगा बंदर है। ये कॉस्मिक नाहिलिज्म उसे शांति देता है। अगर कुछ मैटर नहीं करता तो मैं बड़े रिस्क लेने के लिए आजाद हूं। इन्वेस्टिंग, जस्ट कीप बाइंग। अर्जुन के पास कैश फ्लो है, लेकिन कैश कचरा है। इन्फ्लेशन इसे साल का 6% की रफ्तार से खा रहा है। उसे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है। क्रिप्टो, रियल एस्टेट, गोल्ड, एफएनओ। उसके दोस्त ऑप्शंस ट्रेडिंग पर जुआ खेल रहे हैं। भाई 21 दिन में पैसा डबल। अर्जुन निक मैग्यूलियो की जस्ट कीप बाइंग पढ़ता है। डेटा बिल्कुल क्लियर है। मार्केट को टाइम मत करो, तुम नहीं कर सकते। इंडिविजुअल स्टॉक्स मत चुनो, तुम वॉरेन बफेट नहीं हो। बस खरीदते रहो, जस्ट कीप बाइंग। इंडेक्स फंड्स खरीदो, डाइवर्सिफाइड एसेट्स खरीदो और इसे हर महीने करो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, एसआईपी। अर्जुन अपने फाइनेंसेस को ऑटोमेट कर देता है। उसकी इनकम का 30% उसके देखने से पहले ही इन्वेस्टमेंट्स में गायब हो जाता है। वो एक गॉडजिला फंड बना रहा है, ऐसी वेल्थ जो 20 सालों में कंपाउंड होकर उसे अनडिनाइबल बना देगी। द फाइनल बॉस, मैरिज एंड सोसाइटी। उम्र 29। अर्जुन वेल्दी है, वो फिट है, वो शांत है। लेकिन अब आता है इंडियन 20s का फाइनल बॉस, अरेंज्ड मैरिज का प्रेशर। लोग क्या कहेंगे अगर तुमने जल्दी शादी नहीं की? शर्मा जी की बेटी डॉक्टर है, परफेक्ट मैच है। अर्जुन को लगता है दीवारें उसके पास आ रही हैं। वो प्यार के लिए शादी करना चाहता है, या शायद वो रेडी नहीं है। उसे फिर से द फाउंटेन हेड, आयन रैंड और शायद बियॉन्ड गुड एंड इविल देखनी चाहिए। नीचे उबरमेंच द सुपरमैन का कंसेप्ट सिखाते हैं। उबरमेंच अपने वैल्यूज खुद बनाता है। वो भीड़ की स्लेव मोरालिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। सोसाइटी अर्जुन से कहती है सेफ्टी अच्छी है, आज्ञाकारी होना अच्छा है। नीचे कहते हैं खतरनाक होना अच्छा है, असली ऑथेंटिक होना अच्छा है।
अर्जुन अपने पेरेंट्स को बिठाता है, वो क्रिस वॉस की नेगोशिएशन स्किल्स इस्तेमाल करता है, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। वो मार्कस ओरेलियस का इमोशनल कंट्रोल इस्तेमाल करता है, वो अपना सच बोलता है, मैं तब शादी करूंगा जब मुझे एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो मेरे मिशन को समझता हो, ना कि जब सोसाइटी कैलेंडर चेक करेगी। वो अपना फ्रेम पकड़ कर रखता है। उसके पेरेंट्स शॉक्ड हैं, लेकिन वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो अब इजाजत मांगने वाला बच्चा नहीं है, वो एक मर्द है जो अपना इरादा बता रहा है। प्रिपेयरिंग फॉर एज 30। अर्जुन 30 की उम्र के पास पहुंच रहा है। उसने फैक्ट्री को पार किया, जंगल में बचा रहा और समिट पर चढ़ गया। लेकिन उसे रियलाइज होता है कि सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके पास वेल्थ है, उसके पास हेल्थ है, लेकिन क्या उसके पास विजडम, समझदारी है? वो पुअर चार्लीज एल्मनैक पढ़ना शुरू करता है। वो मेंटल मॉडल्स के बारे में सीखता है। इन्वर्जन, द लॉलापलूजा इफेक्ट। उसे रियलाइज होता है कि स्मार्ट होना सब कुछ जानने के बारे में नहीं है, ये बेवकूफ ना बनने के बारे में है। वो फाइनल एक्ट के लिए तैयार है, द लेगेसी। अर्जुन अपनी कामयाबी को किसी ऐसी चीज में कैसे बदलता है जो उसके बाद भी जिंदा रहे। वो अपने आसपास की दुनिया में इंटेलिजेंस की गिरावट को कैसे हैंडल करता है, और अल्टीमेट हीरोज जर्नी क्या है। दोस्तों, अर्जुन अब टॉप 1% में है। वो वक्त के बदले पैसे के मैट्रिक्स से निकल चुका है, लेकिन चोटी पर हवा पतली है। ज्यादातर लोग इस स्टेज पर पहुंचकर अकेले हो जाते हैं, या वो लालच में पड़ जाते हैं, या वो अपनी रूह खो देते हैं। हमारा एक आखिरी पार्ट बचा है, पार्ट 4, द लेजेंड। आखिरी वीडियो में हम बड़े प्लेयर्स को कवर करेंगे, द हीरो विद 1000 फेसेस, द डिक्लाइन ऑफ इंटेलिजेंस, रे डालियोस प्रिंसिपल्स, और अर्जुन की लाइफ का अल्टीमेट कंक्लूजन। हम इस सवाल का जवाब देंगे, एक अच्छी लाइफ क्या है? क्या ये पैसा है, क्या ये शोहरत है, या ये कुछ और है? अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप कोई टूरिस्ट नहीं है, आप एक यात्री, पिलग्रिम है। अब रुकना मत, नीचे कमेंट में सॉवरेन लिखें अगर आप फिनाले के लिए तैयार हैं। चलो, जो शुरू किया था उसे खत्म करते हैं। अर्जुन की 20s के आखिरी चैप्टर में आपका स्वागत है। अगर आप पार्ट 1 से हमारे साथ हैं तो आपने एक डरे हुए 20 साल के लड़के को देखा जो रैट रेस में फंसा हुआ था। पार्ट 2 में वो टॉक्सिक बॉसेस और फेलियर के जंगल से लड़ा। पार्ट 3 में उसने समिट पर चढ़ाई की और एक सॉवरेन इंडिविजुअल बन गया। अब अर्जुन कामयाब है। इंडियन मिडिल क्लास स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसने गेम जीत लिया है। लेकिन जब वो यहाँ बैठा है, खिड़की से बाहर घूरते हुए उसे कुछ अजीब महसूस होता है। ये खुशी नहीं है, ये स्ट्रेस नहीं है, ये है द वॉइड, एक खालीपन। उसे डेविड ब्रुक्स की द सेकंड माउंटेन की एक लाइन याद आती है। पहला पहाड़ ईगो बनाने और खुद को डिफाइन करने के बारे में है। दूसरा पहाड़ ईगो को त्यागने और खुद को खोने के बारे में है। अर्जुन ने पहला पहाड़ चढ़ लिया है। उसके पास पैसा है, उसके पास स्टेटस है, लेकिन वो अपने दोस्तों, अपने समाज और दुनिया की तरफ देखता है और उसे रियलाइज होता है दुनिया बीमार है। और उसे एहसास होता है कि अगर वो सिर्फ पैसा बनाने पर रुक गया तो वो एक ग्लोरीफाइड कंज्यूमर के अलावा कुछ नहीं है। वो फाइनल बॉस का सामना करने वाला है, कोई इंसान नहीं, पैसे की कमी नहीं, बल्कि नाहिलिज्म। वो एहसास कि कुछ भी मैटर नहीं करता। वो इसे कैसे हराएगा? उसे पुराने जमाने की विजडम और मास्टर्स की स्ट्रैटेजी चाहिए। उसे एक लेजेंड बनना होगा। द डिक्लाइन ऑफ इंटेलिजेंस, एस्केपिंग द इडियट ट्रैप। अर्जुन एयरपोर्ट लाउंज में आसपास देखता है। हर कोई, लिटरली हर कोई स्क्रीन से चिपका हुआ है। स्क्रोलिंग, स्वाइपिंग, आंखें पथराई हुई हैं। वो 15 सेकंड के डोपामीन हिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। वो इस पॉलिटिक्स से गुस्सा है जो वो समझते तक नहीं। वो चीजें खरीद रहे हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है। वो सेमोर इट्सकॉफ की द डिक्लाइन ऑफ इंटेलिजेंस इन अमेरिका पढ़ता है। हम इसे ग्लोबल या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करते हैं। इट्सकॉफ आर्ग्यू करते हैं कि जैसे जैसे सोसाइटी और कंफर्टेबल होती जाती है, पॉपुलेशन की एवरेज इंटेलिजेंस और कैपेबिलिटी गिरने लगती है। हम मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करना बंद कर देते हैं। हम एजुकेशन के ऊपर एंटरटेनमेंट को चुनते हैं। अर्जुन को रियलाइज होता है कि वो ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ है। द मैट्रिक्स कोई फिल्म नहीं है, ये एक एल्गोरिदम है जो आपको स्क्रोल करवाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर अर्जुन वही कंज्यूम करेगा जो बाकी सब कर रहे हैं, तो वो वैसा ही सोचेगा जैसा बाकी सब सोच रहे हैं। और अगर वो बाकी सब जैसा सोचेगा तो वो एवरेज बन जाएगा। वो एक बड़ा फैसला लेता है, इन्फॉर्मेशन डाइट। वो न्यूज़ देखना बंद कर देता है। वो अपने फ़ोन से ट्विटर, एक्स डिलीट कर देता है। उसे जॉर्ज ऑरवेल की 1984 याद आती है। वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। ऑरवेल ने हमें एक ऐसी दुनिया के बारे में वॉर्न किया था जहां ट्रूथ को मैनिपुलेट किया जाता है। अर्जुन को रियलाइज होता है कि न्यूज़ उसे गुस्सा दिलाने के लिए बनाई गई है, इन्फॉर्म्ड करने के लिए नहीं। फीड उसे एंग्शियस बनाने के लिए है ताकि वो सुकून खरीदे। वो डीप रीडिंग पर स्विच करता है। जब उसके कंपेटिटर्स रील्स देख रहे हैं, अर्जुन हिस्ट्री पढ़ रहा है। ये उसका अनफेयर एडवांटेज है। शैलो थिंकर्स की दुनिया में वो इंसान जो 4 घंटे फोकस कर सकता है वो एक भगवान है। स्ट्रैटेजी, योर नेक्स्ट 5 मूव्स। अर्जुन का बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन वो स्टैग्नेंट फील कर रहा है। वो सिर्फ प्रॉब्लम्स को रिएक्ट कर रहा है, फ्यूचर क्रिएट नहीं। वो पैट्रिक बेट डेविड की योर नेक्स्ट 5 मूव्स करता है। मोस्ट पीपल डोंट थिंक एट ऑल। स्मार्ट पीपल थिंक 1 मूव अहेड, ग्रैंड मास्टर्स थिंक 5 मूव्स अहेड। मूव 1, मास्टर योरसेल्फ। अर्जुन ने ये किया। मूव 2, मास्टर पीपल स्किल्स। अर्जुन ने ये सीखा। मूव 3, मास्टर स्ट्रैटेजी, स्केलिंग।
मूव 4 मास्टर पार, मूव 5 मास्टर इंडस्ट्री बिल्डिंग। अर्जुन चेकर्स खेलना बंद करता है, वो चेस खेलना शुरू करता है। वो खुद से पूछता है, मैं 40 की उम्र में कहाँ होना चाहता हूँ। उसे रियलाइज होता है कि वो सिर्फ एक बिजनेस नहीं चाहता, वो एक इंस्टीट्यूशन चाहता है। वो कुछ ऐसा बनाना चाहता है जो उसके बिना चले। वो मियामोटो मुसाशी की द बुक ऑफ 5 रिंग्स का लेसन अप्लाई करता है। मुसाशी सबसे बड़े सामुराई थे जो कभी जिए। उन्होंने कभी कोई ड्यूल नहीं हारा। उन्होंने लिखा, एक चीज से 10,000 चीजें जानो। मुसाशी द वे सिखाते हैं, अगर आप एक चीज को गहराई से मास्टर कर लेते हैं, चाहे वो कोडिंग हो, राइटिंग हो या तलवारबाजी हो, आप मास्टरी के मैकेनिक समझ जाते हैं। अर्जुन को रियलाइज होता है कि वो बहुत स्कैटर्ड, बिखरा हुआ रहा है। वो अपने 80% प्रोजेक्ट्स काटने का फैसला लेता है। वो अपनी वन थिंग पर फोकस करता है, द वन थिंग बाय गैरी केलर। वो गहराई में जाता है, वो अपने क्राफ्ट को पॉलिश करता है। मुसाशी कहते हैं, ऐसा कुछ मत करो जिसका कोई इस्तेमाल ना हो। अर्जुन अपना कैलेंडर देखता है, मीटिंग्स खत्म, नेटवर्किंग पार्टीज खत्म। वो अपनी एनर्जी के साथ रूथलेस हो जाता है। सिस्टम्स प्रिंसिपल्स बाय रे डालियो। अर्जुन अब एक टीम मैनेज कर रहा है, लेकिन वो बार बार वही गलतियां करते हैं। वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, ये लोग कॉमन सेंस क्यों नहीं इस्तेमाल करते। फिर वो रे डालियो के प्रिंसिपल्स पढ़ता है। डालियो कहते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम्स को फिक्स मत करो, एक ऐसी मशीन बनाओ जो प्रॉब्लम्स को फिक्स करे। अर्जुन को रियलाइज होता है कि वो पर्सनालिटी से लीड कर रहा है, प्रिंसिपल्स से नहीं। अगर कल उसे बस टक्कर मार दे, उसकी कंपनी मर जाएगी, वो एक फेलियर है। वो बैठता है और अपना संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है, अर्जुन्स प्रिंसिपल्स। रैडिकल ट्रूथ, हम वही कहते हैं जो हमारा मतलब है, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं। रैडिकल ट्रांसपेरेंसी, हर किसी को फाइनेंशियल्स पता है। आइडिया मेरिटोक्रेसी, सबसे अच्छा आइडिया जीतता है, बॉस का आइडिया नहीं। वो फैसला लेने के लिए एक एल्गोरिथम बनाता है। वो जीनियस हेल्पर बनना बंद करके आर्किटेक्ट बन जाता है। यही वो मोमेंट है जब अर्जुन एक हसलर से एक फाउंडर में ट्रांजिशन करता है। द हीरो विद 1,000 फेसेस, द रिटर्न। अर्जुन अपने 30th बर्थडे के पास पहुंच रहा है। वो एक सोलो ट्रिप पर जाता है, शायद हिमालयाज में, शायद किसी शांत बीच पर। वो अपने साथ एक किताब लेकर जाता है, जोसेफ कैम्बल की द हीरो विद 1,000 फेसेस। कैम्बल ने हर कल्चर की मिथ्स पढ़ी, इंडिया, ग्रीस, इजिप्ट, नेटिव अमेरिका। उन्होंने पाया कि वो सब एक ही कहानी सुनाती हैं, द मोनोमिथ, द कॉल टू एडवेंचर। अर्जुन 20 की उम्र में जॉब मार्केट से डरा हुआ। रिफ्यूजल ऑफ द कॉल, अर्जुन बाइक खरीद रहा है, सेफ रहने की कोशिश कर रहा है। सुपरनैचुरल एड, किताबें या मेंटोर्स का मिलना। द बेली ऑफ द वेल, द जंगल, फायर होना, स्ट्रगल। द अल्टीमेट बून, सक्सेस, वेल्थ, फ्रीडम। लेकिन एक आखिरी स्टेप है, वो स्टेप जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, द रिटर्न, वापसी। हीरो हमेशा पहाड़ की चोटी पर नहीं रह सकता। हीरो को वापस गांव आना होगा और लोगों के साथ वो बून यानी खजाना, विजडम शेयर करनी होगी। अगर हीरो पहाड़ पर रुक जाता है तो वो एक साधु या एक तानाशाह यानी टायरेंट बन जाता है। अगर वो वापस आता है तो वो एक टीचर बन जाता है। अर्जुन को रियलाइज होता है कि उसका मकसद और पैसा बनाना नहीं है, उसका मकसद अगले अर्जुन की मदद करना है। वो मेंटरिंग शुरू करने का फैसला करता है, वो यंग फाउंडर्स में इन्वेस्ट करने का फैसला करता है, वो कंटेंट क्रिएट करने का फैसला करता है, शायद ये यूट्यूब चैनल। उसे रियलाइज होता है कि जिंदगी का मतलब अपना गिफ्ट ढूंढना है, जिंदगी का मकसद उसे बांट देना है। पाब्लो पिकासो। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रेड, वेल बींग फॉर ऑल। अर्जुन इंडिया में इनइक्वालिटी देखता है, वो डिलीवरी बॉयज, वॉचमैन और पीछे छूटे हुए लोगों को देखता है। वो पीटर क्रोपोटकिन की द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रेड पढ़ता है। उसे रियलाइज होता है कि असली वेल्थ सिर्फ उसके बैंक अकाउंट के बारे में नहीं है, ये उसकी कम्युनिटी के बारे में है। क्रोपोटकिन म्यूचुअल एड यानी आपसी मदद के लिए आर्ग्यू करते हैं। कोऑपरेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कॉम्पिटिशन। अर्जुन फैसला करता है कि वो सिर्फ एक कैपिटलिस्ट शार्क नहीं बनेगा, वो एक कॉन्शियस कैपिटलिस्ट बनेगा। वो इंश्योर करता है कि उसके एम्प्लॉयज़ को अच्छी पे मिले, वो लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करता है। उसे रियलाइज होता है कि अगर वो अकेला जीतता है तो वो एक अकेली जीत है, वो अपनी ट्राइब के साथ जीतना चाहता है। अमोर फाटी, लविंग योर फेट, ये उसके 30th बर्थडे की रात है। अर्जुन आईने में देखता है, वो सफ़ेद बाल आते हुए देखता है, वो अपने चेहरे पर लकीरें देखता है। वो 25 के ब्रेकअप के बारे में सोचता है, 24 के बिट्रेयल के बारे में, 20 के डर के बारे में। क्या उसे अफसोस है? नहीं। वो नीटसे को कोट करता है, अमोर फाटी यानी अपनी किस्मत से प्यार करो। इंसान में ग्रेटनेस के लिए मेरा फॉर्मूला अमोर फाटी है कि कोई भी कुछ भी अलग नहीं चाहता, ना आगे ना पीछे, ना पूरी एटर्निटी में। सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को झेलना ही नहीं, ना उन्हें छुपाना भी नहीं, बल्कि उनसे प्यार करना।
अर्जुन अपने स्ट्रगल से प्यार करता है क्योंकि स्ट्रगल ने उसे अर्जुन बनाया। बिना उस टॉक्सिक बॉस के वो आज भी एक एम्प्लॉई होता। बिना उस ब्रेकअप के वो आज भी कमज़ोर होता। बिना उस गरीबी के वो पैसे की रिस्पेक्ट नहीं करता। वो मुस्कुराता है। वो 30s के लिए तैयार है। वो जानता है 30s और मुश्किल होगी। उसे हेल्थ इश्यूज, पेरेंट्स की एजिंग, मैरिज की कॉम्प्लेक्सिटीज, शायद बच्चे पालना फेस करना पड़ेगा। लेकिन वो डरा हुआ नहीं है क्योंकि उसके पास चीट कोड्स हैं। द फाइनल समरी, द 30th लेसन। दोस्तों, हमने अर्जुन के साथ 10 साल चले हैं। हमने 30 किताबें कवर की हैं, रिच डैड पुअर डैड से लेकर द हीरो विद 1000 फेसेस तक। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि 30 लेसन्स हैं, हमने 29 कवर किए हैं। 30th लेसन क्या है? 30th लेसन स्टीव जॉब्स ऐसे आता है। ये वो लेसन है जो सब कुछ एक साथ बांधता है। आपके आसपास हर चीज़ जिसे आप ज़िंदगी कहते हैं उन लोगों ने बनाई थी जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं थे, और आप इसे बदल सकते हैं, आप इसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप अपनी खुद की चीज़ें बना सकते हैं जिन्हें दूसरे लोग इस्तेमाल कर सकें। एक बार जब आप ये सीख लेते हैं, आप फिर कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। 30th लेसन है एजेंसी, यानी क्षमता। आप हवा में उड़ता कोई पत्ता नहीं है, आप खुद हवा हैं। अर्जुन किसी और की स्क्रिप्ट के कैरेक्टर की तरह शुरू हुआ था, वो अपनी खुद की फिल्म के राइटर की तरह खत्म हुआ। अब मैं कैमरा आपकी तरफ करता हूं। आप ये एक फ़ोन या लैपटॉप पर देख रहे हैं। शायद आप 20 के हैं, 25 के हैं या 30 के हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका कॉल टू एडवेंचर अभी बज रहा है। क्या आप इसका जवाब देंगे? या आप अगली वीडियो पर स्क्रॉल कर देंगे? कॉपी मत बनिए, मोनोपोली बनिए। कंफर्ट मत ढूंढिए, ग्रेटनेस ढूंढिए। नींद में मत चलिए, जाग जाइए। ये अर्जुन की कहानी का अंत है, लेकिन ये आपकी कहानी की शुरुआत है। जाइए, अपनी लेजेंड बनाइए। जय हिंद।